अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है आपका आज का, उसमें ओनर्स के राइट्स हैं। सही है, उसकी ड्यूटीज हैं, प्रिंसिपल्स की। और ये आया कौन कौन? फरहान, फातिमा, मुस्बा, पूरब। आप ग्रुप पे लिख दीजिए प्लीज ज्वाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल्स। आंसर्स क्या है इसके? एन एजेंट इज अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू एक्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, आपके पास मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रिंसिपल कौन है, क्या कुछ है। The person for whom such act is done for principal, rights of principal, duties of agent। अच्छा, इसमें जो आपने जो जवाब रखे हैं ना, वो डेफिनेशन तो आप अगर बताना चाहें तो बताएं। अच्छा, इसमें आपने जो बताया, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? इसमें है क्या हमारे पास? हाँ, इसमें हमारे पास क्या है कि गिव ओबे द इंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल हायर द सर्विसेज ऑफ एजेंट, ही हैज राइट टू गिव इंस्ट्रक्शन अंडर द एग्रीमेंट। सही, आप लास्ट टाइम इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैंने बता भी दिया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि इसका पावर्स ऑफ द प्रिंसिपल के पास किसी बंदे को अपॉइंट कर सकता है, काम करवा सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट टू ओबे द लॉ इंस्ट्रक्शन, और इफ ही फेल्स टू ओबे द इंस्ट्रक्शन देन ही विल बी लायबल फॉर एनी लॉस सिचुएटेड बाय द प्रिंसिपल। Conduct of business should be conducted according to the direction of principal, but in absence of direction of the agent, should conduct business according to the prevailing custom conditions। देखिए, इसमें बहुत सिंपल से माने, इसके माने ये है कि आपके पास जो जो बिजनेस चलाना है, आपके पास जो एक्टिविटीज करनी है, वो प्रिंसिपल की डायरेक्शन के हिसाब से होंगी। अगर प्रिंसिपल नहीं है आपके पास, तो आपके पास नॉर्मल जो कंडीशन है, प्रीवेलिंग सिचुएशन है, नॉर्मल कंडीशन उस हिसाब से आपको चलाना है। सही है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। सही है, एग्जाम्पल क्या है आपके पास? लेट से अगर आपने देखा कि हर रोज आप दुकान खोलते हैं, और दुकान खोलने के बाद या बिजनेस आप फैक्ट्री को हम रन करते हैं, तो आपके पास कंडीशन है उसके अंदर। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई बारिश नहीं है, कोई ऐसा हेजर्डिस नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो आप तो नॉर्मल ऑपरेट कर रहे होते हैं। मतलब आस पास होता है थंडर स्टॉर्म्स हैं, या स्ट्राइक हुआ है, या और कोई मसाइल है शहर के अंदर, कंडीशन क्या जो सिटी प्रिवेलिंग कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है, और आप जो है उस वक्त कोशिश ये करते हैं कि हम वो एक ही गार्ड दरवाजे पे खड़ा रहे हमारे, जो पहले खड़ा हुआ था, और कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, कोई आपने शटर नहीं डाले, आपने गाड़ी में अंदर नहीं करवाया, कोई आपने ऐसे काम किए ही, नॉर्मल एक्टिविटीज और हमने चलाने की कोशिश की। तो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या? तो जाहिर सी बात है कि मॉब जो है वहाँ पर आएगा और हंगामा करेगा। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे कंडक्ट ऑफ बिजनेस के माने ये कि आप अगर वो प्रिंसिपल नहीं भी है, सही है, तो आप जो है उसको क्या करेंगे, कंडीशन को देखते हुए चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। मैंने बता दिया था यार ये। हाँ, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आ रही है। उसमें है कि हमारे पास पहली बात ये क्वेश्चन गिव पॉइंट्स ऑफ व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो हम पहली बात ये कि हम ऐसी चीज बताएं कि डिस्टिंग्विश सेल सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल हम इसको बता सकें ये होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री to transfer property ownership in goods to the buyer for a price. In other words, a contract of sale is a contract to transfer the ownership of a good from seller. The contract of the sale includes both sales and agreement to the sale. हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट और a contract whereby seller transfer to agree to transfer property ownership in the good to the buyer for a price। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज बेचना चाह रहे हैं या सामान बेचना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर है, जो जो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन है, उसके नाम पे करेंगे। आप पेमेंट लेंगे, वो पेमेंट आपके नाम पे बनेगी, किस किस लिए बनेगी उसमें नाम लिखा हुआ होगा। अच्छा, इसके अंदर बेटा मसला होता क्या है सबसे ज्यादा? क्या बता सकते हैं कि ओनरशिप के अंदर या सेल ऑफ गुड के अंदर फटा क्या हो सकता है? कोई बताएगा?
जी हमारे पास कौन कौन आया हुआ है? जी गौरी अच्छा बताते हैं हमारे पास, फातिमा अच्छा बताती हैं, और एक और बच्चा है जो बहुत अच्छा बताता है, यहाँ पूरब है। हाँ तो ये अच्छा बताते हैं। जी बेटा, इस पे क्या गड़बड़ हो सकती है? जी बताइए। आपने एक सामान बेचना है, दूसरे ने खरीदना है, आपके नाम पे पैसा भेजना है, आपको उनके हवाले गुड्स कर देना है, बस सिंपल सी बात है। मतलब इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है ये बताइए। ये एनी गुड कमेंट्स? सर जब एक बंदे ने अपनी कोई कार बेची किसी बंदे को पूरे अमाउंट में, तो इश्यूज मतलब किस तरह आएंगे? आप बताइए ना, मैं बताऊंगा ना आपको, मैं तो बताऊंगा ना। ओके अगर ओके अगर ओके अगर सर। अगर मुझे पता ही नहीं है इस चीज से मुताल्लिक, तो मैं कोर्स क्यों पढ़ाऊंगा? मैं तो पढ़ के बैठा हूँ ना, इस वजह से तो पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अंदर मसला क्या हो सकता है, क्योंकि जब आपको मैं बताऊंगा ना, तो आपने लीगली वो चीजें सोची भी नहीं होंगी जो मार्केट में हो जाती है। जी बेटा बताइए। आप पैसे आप टाइप कर रहे हैं? ओके, समझ गया सर। और ट्रायल करना, अच्छा ऐसा भी है? सर पूरा खतरनाक होते जा रहे हैं। See, sir, does the contract allow inspection of object before purchasing? Yes. आप गलत ही जवाब दे तो ना मुझे। आप गलत ही आंसर करें, मगर आंसर करें तो। एनी कमेंट्स? ये कैसे लॉयर हैं हमारे ये लोग? जी कच्चे लॉयर हैं। एक सामान आप बेच रहे हैं और दूसरा बंदा खरीद रहा है, आप उसको वो सामान दे रहे हैं, दूसरा बंदा आपको उसके अगेंस्ट पैसे दे रहा है, इसमें गड़बड़ कहाँ हो सकती है? कोई पेमेंट जो कर रहा है, बेटा वैसे माइक पे बोल दो, मुझे पढ़ना पड़ रहा है ना पूरा। माइक बोलते तो क्या ही बात होती है। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? आप कम से कम पहुंचे दो ना, मैं तो करवाऊंगा, आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और भूल जाएंगे। Excuse me, sir. Excuse बोलो me, बेटा। sir. Can you hear me? यस आई कैन हियर Sir, यू। one of the issues from of the contract could be that after the agreement is signed, if how later on the the product is of some fault and it wasn't properly evaluated, then the buyer that is signed the agreement, he won't be able to renege on it later. He won't be able to do much against it afterwards. Okay, it depends upon the condition. If you want to stay in the market for a long time, then you must create your goodwill in the market. Okay, if you can return that product, yes, it will be a very good option. You can increase confidence in your customers. आप समझ लें ऐसा है, चलें, आप समझ लें कि वो खराब होता है तो वापस करके नया दे देता है।
आपने एक सूट लिया, सूट में खराबी थी, ओके कोई बात नहीं, उसको तो ले लो, ये सेकंड ले लो। आप बताइए। बताएं। गुड आइडिया। सही बोला आपने। अब कोई और भी तो बताया कि क्या हो सकता है इसमें। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट जब कोई सेलर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा बायर से, तो जो जो एक किसी भी प्रोडक्ट में जो कोई फॉल्ट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट में जब नहीं मेंशन करेगा तो डेफिनेटली उसको तो नुकसान हो गया ना, नहीं मगर वो एक सेलर को। आप समझ लें कि ये भी हो जाता है। आपने मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ ली, उस प्रोडक्ट में फॉल्ट था, आपने उससे कहा, आपके कस्टमर है तो वो कहते हैं ओके हम रेक्टिफाई कर देते हैं, कोई मसला नहीं। इवन ये कि मैंने कपड़े ऐसे लिए, वो कपड़े जो फटे हुए थे, जिससे उनकी टूटी गई थी, बटन जो निकले हुए थे, तो उन्होंने कहा आप इसी पैसों के अंदर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं करके, कोई इशू बात नहीं, आप जो है एक बार हमसे ले लीजिए। देखिए, मैं आपको बताता रहा हूँ मार्केट में रहने के लॉजिक बता रहा हूँ कि मार्केट में आप कैसे रहेंगे। एनी गुड कमेंट्स? अरे गलत ही बोलो, बोलो तो। ये मैं आपको चीजें बताऊंगा ना भैया, बताता हूँ, वो उसके अंदर फेक जो है होती ही नहीं है, एक्चुअल होते हैं केसेस। तो इसी वजह से जो है जब आप कोई लॉयर होता है तो अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता है कोर्ट्स के अंदर, बिठाता है ले जाके, जहाँ बड़े अच्छे अच्छे वकील होते हैं ना, वहाँ कहते हैं बैठो सुनो। वही तो बताते, फातिमा आप बताते बेटा, नेहा है बैठी हुई, मिसबा है। आपने कोई प्रोडक्ट ली हो, उसमें खराबी निकल आई हो, तो गर्ल्स के अंदर जो होता है वो बेवकूफ़ समझते हैं नॉर्मली। तो वो नॉर्मली का ट्रेंड ये कि नहीं, तो वो चीज़ रेक्टिफाई हुई कभी या नहीं हुई? आप लोग फिर वहाँ गए, दोबारा नहीं गए, क्या हुआ? ये आइडिया, अरे भाई तुम बहुत शरीफ आदमी हो यार। अहमद गौरी आपके वाले समय करते हैं जी? अहमद गौरी आपके वाले समय करते हैं? इतना ट्विस्ट आ जाता है ना इन चीज़ों में। बिजनेसमैन है या अच्छा टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ, जब भी बेटा आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है ना, तो क्या क्या कर जाते हैं। लॉ, वॉइस लो। ओके मैं अब बढ़ाता हूँ। अब आ रही सही है बेटा आवाज? सेट ओके। जी सर। हाँ, अब बताओ मेरा बेटा कि क्या आप इसमें क्या मसला हो सकता है? असल में आप जो स्टूडेंट है ना, आप लॉ के हो गए ना स्टूडेंट, आपने लॉ पढ़ लिया है। तो क्या गड़बड़ हो सकती है? आपने पहले ने बताया कि भाई मैंने पेमेंट जो थी वो दी थी, बोली उसके बाद वो प्रोडक्ट मेरी वो सही नहीं थी, ठीक है बिल्कुल सही है। और ये कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं, बुरे लोग होते हैं वो फटा करते हैं। मान ली बात, एक बात ये कही, दूसरा ये कि आपके पास वो आपको डाउट है कि ये चीज़ें जो है उसके अंदर जो निकलेंगी वो इंफीरियर क्वालिटी की होंगी, जैसे कि हमारी गर्ल्स बता नहीं देंगी जब ये खरीदती है कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन,
तो ऑनलाइन खरीदती है तो वो चीज़ दिखाई जा रही होगी, वो चीज़ तो मिलती ही नहीं है। और फिर जब वो पहन के देखती है उसको, ये घर पे जब फैब्रिक आता है उसके बाद ये रो रही होती है बैठ के, आर्डर डांस है बेटा फातिमा, ऐसा होता है। फातिमा, मिसबा, नेहा, तो फिर कहती है कि नहीं मैंने तो ये मंगवाया था, ये तो ये हो गया, तो वो हो गया। जी बेटा, ऐसा कभी हुआ है? जी फातिमा, नेहा, मिसबा। हाँ, तो बेटा किया क्या आपने? बच्चे क्या किया आपने, फिर किया क्या? कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया? ब्रीच ऑफ कंज्यूमर एक्ट होगा ना सर? हाँ बेटा, ये तो आप बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। और चल रहा है दिमाग लोगों का। एरन, एरन का तो दिमाग, एरन क्या हुआ भाई तुम्हें? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं इसको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए आपके पास जो सबसे ज्यादा मसाइल होते हैं ना आपके पास इस तरह के सेल्स, गुड एंड सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट में, वो ये होते हैं। मैं सबसे पहला केस बताता हूँ आपको, जो कि सबसे महंगा केस है। उसमें एक जो साहिबा थी, उनके पास एक गाड़ी थी, उसका नाम था कराची। वो लाहौर में रहती थी। तो लाहौर के अंदर जो थी उनके पास कार थी, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से करके उन्होंने गाड़ी मंगवाई थी, उनके बेटे की गाड़ी थी। अब उन्होंने क्या किया कि वो कार जो है उन्होंने ऑप्शन कर दी बेचने के लिए, मार्केट में सेल लगा दी कि भाई ये गाड़ी में 3 करोड़ की बेचेंगे। और 3 करोड़ का जो है उन्होंने ऐड जो है वो अखबार में ऐड किया कि ये गाड़ी है, इस कलर की है, मैं इतने करोड़ का मैं बेचूंगी इसके अंदर। अब होता क्या है कि कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग जाने के बाद जो है, अच्छा इसके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं पेमेंट के। तो पहला ऑप्शन ये होता है आप कैश दे दें, दूसरा ऑप्शन फिर जान जा सकती है तो कैश से बढ़ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप ऐसा करें कि जो बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, उस बैंक अकाउंट नंबर के अंदर जो है वो आपके नाम पे पैसा जमा करवा दें, और जमा करवाने वाले का नाम, उसकी स्लिप, वो फोटो खींच के आपको दे दें। सही, उसके अंदर जो कुछ चार्जेस लगते हैं, जो कि ओवर चार्जेस होते हैं ना, वो आपको जरूर लगते हैं। तो वो चार्जेस लगते हैं तो उसके बाद होता सही क्या है। है। हाँ बोलो। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे हैं? वो चार्जेस कुछ लगते हैं, और चार्जेस जब वो लग रहे होते हैं तो आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी 3 करोड़ की चलती है, 3 करोड़ से ज़्यादा की पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन जो है, जो तीसरा ऑप्शन जो है वो होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि पे ऑर्डर बना देते हैं उसके नाम पे। ठीक है? आप क्या करते हैं कि अपने अकाउंट, जो बैंक मैनेजर है, जो बैंक मैनेजर उसको कहते हैं बैंकर्स अकाउंट, या फिर उसके पास पे ऑर्डर, पे ऑर्डर आपका नाम बना देते हैं। और पे ऑर्डर बनवाने के बाद जो है वो कहते हैं ये पे ऑर्डर बनाम इन इन लेडी के। तो लेट से जो लेडी जो भेज रही थी गाड़ी, उनके नाम पे आपने पे ऑर्डर बनवाया, और बनवाने के बाद आप उसके घर गए, उसको कहा कि भाई ये हमने पे ऑर्डर बना दिया, अब ये पे ऑर्डर अपने नाम पे आप ट्रांसफर करवा लें, और गाड़ी की चाबी हमें दे दें। सही है, तो वो लेडी जो थी वो शरीफ आते हैं, तो पे ऑर्डर जो है उसे ले लेती हैं, और गाड़ी की चाबी उन्हें दे देती हैं। और गाड़ी की चाबी देने के बाद, कागजात देने के बाद, अच्छा उन लेडी से गलती क्या हुई? उन लेडी से गलती ये हुई कि वो पहले के पहले वो क्या करती है, पे ऑर्डर जो है बैंक में जमा करवाती है, उसका स्टेटस पता लगता है कि आपके पास है क्या। उसके बाद वो कहते हैं पहले कि आप ऐसा करें कि मेरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद चाबी और मैं आपको कागजात दूंगी। ठीक है, वो ये नहीं करती, उनका पे ऑर्डर उनके हाथ में आता है, गाड़ी दे देती है उन्हें, और कागजात भी दे देती है। ठीक है, और वो बंदे जो है गाड़ी लेके ये जा वो जा। एट द एंड ऑफ द डे जब वो जाके बैंक में जाकर जमा करवाती है पे ऑर्डर, तो वो पे ऑर्डर जो है फेक होता है। अब पे ऑर्डर फेक कैसे होता है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है इसका। पे ऑर्डर ऐसे फेक होता है कि आपके पास बैंक के ऊपर जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, ये कागज जो है पड़े हुए होते हैं अलग से। सही, तो ये कागज लैंडस्केप में कागज पड़े हुए होते हैं, और ये कागज जो है आपके पास कोई बंदा शरारतन जैसे जैसे जो भी कुछ कहीं ना कहीं से अगर वो कागज निकाल ले, और वो वैसे ही प्रिंट करवा दें उसके अंदर, तो वो आपके नाम के क्या बन जाता है, वो पे ऑर्डर का
पे ऑर्डर, आपको लगता है पे ऑर्डर है मगर एक्चुअल में पे ऑर्डर वो नहीं होता। सही है। तो कहने का मकसद यही है कि जब भी आप कोई डील कर रहे हो तो कोई काम ऐसा ना करें, या तो आप कोशिश करें कैश में ना लें। वैसा कैश में तो आप जब लेंगे तो आपके पास गार्ड्स वगैरह जरूर हो, तो आप पैसा कैश में ले, वरना मत लें। वरना आप जो है वो क्या करें कि उनको कहें कि पहले मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, सही है, मैं उसको कंफर्म करूंगा, उसके बाद चीज़ में दूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें चला सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर एक केस तो मैंने आपको बता दिया कि यही केस हुआ। अच्छा, जो दूसरा केस था वो आपके पास, मैंने ऑनलाइन का केस आपको बताया था मैंने, NRC 3 में। उसमें क्या था कि एक बंदे ने ऑर्डर दिया कपड़ों का, कपड़े सिलने का ऑर्डर दिया। हुआ क्या, वो कपड़े सिले नहीं सिले, क्या हुआ, वो उसने क्या किया कि वो कपड़ों को सिलवाने के बाद वापस रिटर्न नहीं भेजे जिनसे आपसे पैसा लिया था। जैसे कि अब दुल्हन का सूट है, मिसाल के तौर पे वो 5 लाख रुपए का सूट है, एक एग्जाम्पल है, 5 लाख का दुल्हन का सूट है। अब वो सूट उसे बना कर भेजना था और वो जल्दी में पहनना था, लंदन में, UK में, अमेरिका में। मगर वो क्या किया कि वो 5 लाख रुपए लेके शॉर्ट हो गया। तो कहने का मकसद यही है कि क्या वो छुप जाएगा, बताया मुझे, क्या छुप सकता है, वो नहीं छुप सकता। नहीं छुप सकता है क्योंकि किसी न किसी तरह से उसके अकाउंट में पैसा जो आया है वो अकाउंट उसी के नाम पे होगा। या तो वो किसी और का अकाउंट नंबर देगा, कोई और अपने अकाउंट नंबर अपना देगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ेगा। सही है, क्योंकि उसको टैक्स लगेगा, उसका वो कभी भी नहीं देगा, तो उसको अपने अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। लेट से किसी को सेटिंग बना लेता है, ये कहता है कि नहीं आप ऐसा करें कि यार मेरा पैसा आ रहा है, मैं आपको अभी इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, आप ऐसा करें इस पैसे को आने दें और फिर भी पूरा पैसा मेरे नाम ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये लीगल जो है इस तरह के मसाइल हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके इशू आ रहे होते हैं, किसी चीज़ जो है इसके अंदर, पेमेंट के अंदर और तमाम चीज़ों के अंदर, वो हमारे बच्चों ने बता दी कि आपने जो चीज़ जैसे दराज की बात करो, तो हमारी गर्ल्स ये बात जानती हैं, तरीके से जो ऑर्डर प्लेस करती हैं उससे इंफीरियर क्वालिटी का थर्ड क्लास आइटम उनको दिया जाता है। तो फिर दराज वालों ने इसका बहुत हल सोचा और इन शॉर्ट उन्होंने फिर कैसे वो आइटम तो नहीं लिए जो चेक आइटम थे, और उन्होंने अपना मॉल खोला इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, उसका नाम है दराज मॉल। दराज मॉल के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे आपको जेन्युइन मिलेंगे, सही मिलेंगे, खराब नहीं मिलेंगे प्रोडक्ट्स आपको। ठीक है, ताकि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जा सके, क्योंकि जो भी आप अब अभी भी बैठे और दराज से अंदर कोई प्रोडक्ट मंगाए, आप उसके बाद देखें क्या होगा। जैसे ही प्रोडक्ट का ऑर्डर करेंगे, जैसी चीज़ों को आप भेजेंगे, तो होगा क्या, ये वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको उस क्वालिटी की नहीं मिलेंगी, इन्फीरियर क्वालिटी की मिलेंगी, इन शॉर्ट। सही है, इसकी एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी है। अगर आप जो है वो एक पानी का थर्मास मंगवाते हैं, एक थर्मास अगर इम्पोर्टेड है, इसकी अच्छी क्वालिटी है, तो थर्मास की क्वालिटी बताएगी कि हाँ मैं इम्पोर्टेड हूँ, अच्छा अच्छा है वो। एक क्वालिटी जो है वो लालते से बनी हुई है, तो उसका शीशे के अंदर से जो है उसका जो सिल्वर है वो निकल रहा होगा, आपको दिखेगा, वो इंफीरियर क्वालिटी की होगी। अगर आपने उसके प्राइस लगे हुए बाहर वाले थर्मो, क्या कहते हैं उसको, फ्लास्क के रखे हुए, और जो आपने अंदर जो आपने डब्बा बना के भेजा उसको, वो था लालू पीप का, तो आप वो क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई हमारे पैसे वापस करो। ठीक है, क्योंकि इंफीरियर क्वालिटी है। मेरा कहने का मकसद यही है कि चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं। और इसके अंदर जो हमारा बच्चे ने बताया, नाम क्या था उसका, अच्छा था, गौरी ने, ये कंज्यूमर एक्ट लगता है वहाँ पे। सही है, तो कंज्यूमर एक्ट पक्का पक्का लगता है, तो सही कह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है होती हैं। एक और चीज़ आपके पास होती है, उसको हम कहते हैं कि ये गोल्ड वाले करते हैं, गोल्ड गोल्ड। ये क्या करते हैं कि आपसे जो चार्ज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास दुबई का सोना आता है। दुबई का सोना जो है वो 75% जो है वो सोना होता है, और 25% इम्प्योरिटीज होती है। ओके उस्मान, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। बिल्कुल आपने सही बताया था, उस्मान ने बताया वो, ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अच्छा, एक और चीज़ होती है जो कि दुबई का सोना, आपके सुनार के पास आप जाएं, अच्छा हमारी कितनी गर्ल्स हैं जो कि कभी न कभी सुनार गोल्ड स्मिथ के पास गई हैं, कोई तो गर्ल गई होगी, कभी न कभी गई होगी। वाह, तो जाते हैं, अंगूठी चेक करवाने जाते हैं, हाँ। अरे वाह, जी बेटा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, हाँ बेटा आपने वहाँ देखा होगा, वो आपको दो तरह का कहते हैं, ये लोकल एक ब्रांड है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है।
सही, ये इंटरनेशनल वाला है, दुबई से मंगवाया हमने, इसके पैसे ये हैं। और ये लोकल है, यही हम कारखाने बनता है, इसके पैसे ये हैं। सही है, तो आपके पास जो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार ये जो गोल्ड है ये आपको सस्ता पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप जो है वो अगर एक बैंगन ले रहे हैं, वो बैंगन जो है वो 1 लाख रुपए की है लोकल, तो कहेंगे यार दुबई वाली आप ले लेंगे ना तो आपको आराम से पड़ेगी 80,000 रुपए की। जी, ऐसा कभी किसी सुनार ने आपको कहा है? जी, हमारे किसी बच्चे को ऐसा कहा है किसी सुनार ने? हाँ, तो जवाब नहीं आया। यस सर, वो गोल्ड कैरेट का कुछ बताते हैं। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल सही है, आप बता रहे हैं, मगर जो बाहर वाला बताते हैं तो कैरेट ही नहीं बताते। बाहर वाला बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा खूबसूरत, आपका दिल आ जाता है उसको, कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, और उससे पैसे कम होते हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा होता, ये कहते नहीं ये दुबई का गोल्ड है। आपने गोल्ड की शॉपिंग वगैरह किसी लड़की ने कभी न कभी खुद से की है या अपनी वालदा के साथ जाके की है? मदर के साथ की है ना, हाँ। तो आपकी वालदा जो है क्या, आपकी वालदा क्या चूज करती है फिर? मैं सवाल इधर से पूछ रहा हूँ क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि आप ये चीजें सीख रहे हैं पहले, ये पहली बात, क्वेश्चन कैसे करते हैं। दूसरी बात ये साबित करना होता है आपको कि आप जो बात कर रहे हैं इस बात में वजन है। ठीक है, तो आपकी जो वालदा लेने गोल्ड लिया होगा वो लोकल लिया था, इंटरनेशनल लिया था, तो कौन सा लिया था? लोकल के माने यहाँ लोकल फैक्ट्री में बना हुआ, और एक होता है आपके पास जो दुबई से आया हुआ होता है। कुछ दिमाग में है कुछ ऐसी बात कुछ? किसी लड़की, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी बता दे, कोई जरूरी नहीं है कोई गर्ल्स ही बताए। अरे कोई भी बॉय बता दे, कोई बॉय भी अपनी मालदा को लेके जाते हैं, हाँ अगर बॉय किसी और को लेके जाते तो वो भी बता दे। अरे यार क्या सवाल पूछ लिया मैंने, इतना मुश्किल थोड़ी है कुछ। याद नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं बॉयज से पूछ रहा हूँ, बॉयज को तो याद हो रहता है। क्या आप ये जवाब बताएंगे ना, मैं उस पर बताऊंगा कि ये लोग क्या एक्चुअल में क्या होता है। चलो खैर कोई बात नहीं। असल में होता ये है कि वो आप जब जाते हैं तो आपके पास दो चीजें बताते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास दो तरह के सेट्स अवेलेबल होते हैं, एक वो के ब्रांडेड होते हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड से मंगवाते हैं, और दूसरे वो सेट्स होते हैं कि जो हम लोकल फैक्ट्री में बनवाते हैं। ये दोनों चीजें जो है हमारे यहाँ जो है बेटर करती होती है, दोनों चीजें प्राइस के हिसाब से जो लोकल है ये महंगे होते हैं हमारे पास, मगर हम इसी कैरेट की गारंटी देती है कि 22 कैरेट है, 21 कैरेट है, वो कैरेट की गारंटी देते हैं, कहते हैं नहीं ये जो सोना बिल्कुल सही है। अच्छा, वो जो इंटरनेशनल होता है कहता है इसी गारंटी की देते हैं कि ये क्या है, मगर आपके पास अगर ये चूड़ी सोने की जो 1 लाख रुपए की लोकल है तो आपके पास बाहर की चूड़ी ज़्यादा मिलेगी, तो है ना 80,000 की मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आप जो है वो देखते हैं यार पैसा बचाऊं या क्या करूं, आपके दिमाग में चल रहा होता है क्या करूं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता। तो एक्चुअल में होता ये है कि आपके पास जो कह दिया, वो कह दिया, ईशान को कह दिया, ईशान को कह दिया, ईशान को। अच्छा, तो आपके पास जो लोकल्स होते हैं, आप हमारे जो बॉयज होते हैं उनको तो इतना पता नहीं होता, वो कहते हैं ये दुबई का लेंगे, वैल्यू है ये वो है, मगर दुबई के अंदर जो है वो 73% से 75% तक गोल्ड होता है, और उसके बाद बाकी इम्प्योरिटीज होती है, और उनकी पहचान होती है कि दुबई का है, तो वो आपसे जो चार्ज करते हैं तकरीबन 27% जो है, जो बाकी इम्प्योरिटीज हैं वो गोल्ड के पैसे चार्ज करते हैं। सही, जो जो पैसा उनको नहीं लेना चाहिए वो पैसा वो ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका 1 लाख का सोना है, उसकी असल कीमत जो है दुबई वाले सोने की 73 रुपए, 73 रुपीज है, मगर वो आपसे जो चार्ज कर रहे हैं 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब 27 रुपए जो है, जो बाकी मिलावट है उसको सोने के पैसे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो सब दुबई में जाते हैं तो आपको सोने की बहुत सारी दुकानें मिलती हैं, बहुत सारा आपको स्टॉक मिलता है, बहुत सारी चीजें आप देख रहे होते हैं,
मगर आप वहां पर जाकर दुबई जाकर भी कहें कि नहीं मुझे 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, तो जब वो कीमत बताते हैं तो फिर आप जो है परेशान हो जाते हैं कि यार इतना महंगा सोना, ठीक है, तो उसकी आपको अलग जवाब मिल रहा होता है। कहने का मेरा आप बात समझ लीजिए कि इस तरह से ये लोग धोखा दे रहे होते हैं। तो कोई भी जो दुबई से बंदा आता है और सोने का आइटम जाके यहाँ सेल करता है तो उसकी जो कीमत है वो एक्चुअल की कीमत से, लोकल कीमत से कम होती है, कभी भी ज़्यादा नहीं होती। सही है, तो आपके मतलब ये कि आप जो लोकल बनवाते हैं तो जो गोल्ड होता है वो कैरेट्स आके में कैलकुलेट होते हैं कि इतने कैरेट का है ये, और आप अगर इसको बेचना चाहें वापस तो उस कैरेट के हिसाब से आपको पैसे से मिल जाती है, आपको पैसा मिल जाता है, अगर वो डूबता नहीं है। मगर दुबई वाले में पैसा डूबने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है मेरा बेटा, समझ में आ गई बात ये? समझ में आई? ये इसलिए सवाल पूछा था आपसे कि आपसे पूछूं, आप मुझे जवाब दें, आप लोग बता ही नहीं रहे थे मुझे, मैं कह रहा था बता दो भाई, मसला थोड़ी कोई। अच्छा, जो डायमंड का होता है, डायमंड का सर्टिफिकेट देते हैं आपको साथ में। डायमंड कटिंग अगर आप देंगे क्या कहते हैं अपने स्पाउस को या अपने फियांसे को, या आप जो है ये जिससे शादी कर रहे हैं उसको बीवी को देंगे तो डायमंड कटिंग, तो उसका सर्टिफिकेट होता है, प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि ये डायमंड आया कहाँ से है और ये कितने कैरेट का है और उसके प्राइस क्या है। तो पूरी दुनिया में ले आके सेल करें उसके पैसे वही मिलेंगे जो उस पर लिखे हुए। ये समझ में आ गई बात? समझ में आई नहीं आई? यस सर, आ गई। जबरदस्त हो गया ना? एग्रीमेंट टू सेल हमारे पास सेकंड आइटम है। एग्रीमेंट टू सेल हमारे पास क्या है, सेकंड आइटम है। क्या कहता है? ये कहता है कि where the passing of property in goods is to take place at future date, it is called agreement to sell। इसकी एग्जाम्पल को बताएगा मुझे? मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा। कोई एग्जाम्पल बताएगा? एग्रीमेंट टू सेल की एग्जाम्पल को बताएगा? ये एग्रीमेंट को बताएगा एग्जाम्पल? जी बेटा, कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे। इसके माने बता दो, चलो इसके माने बता दो। जी इसके माने बता दो, ट्रांसलेट कर दो, भले इसको ट्रांसलेट कर दो। Excuse me, sir. जी Well, sir, it could mean that a purchase has been made, a transaction has been made, but the object that has been purchased will be delivered at a later time जबरदस्त, instead of बिल्कुल सही instead कहा of the आपने। present time. समझ गया मैं, अब आपने जो ट्रांसलेशन किया बिल्कुल सही किया। अब बताइए कौन सी एग्जाम्पल ऐसी हो सकती है जिसमें चीज ट्रू हो जाए? मैं आपको जितनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोई एक एग्जाम्पल फेक नहीं। ये वो रियल केसेस हैं जो कि कोर्ट में फाइल हुए थे। जी, तो बताएगा? अरे गलत ही बोल दो, मैं कोई नंबर थोड़ी दे रहा हूँ उसके।
अरे मेरा बेटा, गलत एग्जाम्पल दे दो, कुछ तो बोलो। सही बताया, आपको आइडिया नहीं है ये जो आपने जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको किस तरह से स्टेट एजेंट जो है ट्विस्ट करते हैं। Excuse me, sir. जी I have an example if it's accurate to this situation, but suppose you buy something that is not currently completed yet, like buying a flat in a building that is under construction. ठीक है, Since you buy it, it will be sold at a later date, बिल्कुल सही, regardless of when you buy it. बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल आप बिल्कुल सही बताइए पूरा पे। देखिए इसके अंदर होता क्या है, आप कराची के कोई भी फ्लैट खरीदेंगे ना, तो वो आपको कीमत बताएंगे अगले 5 साल के प्राइस के हिसाब से, इन्फ्लेशन को ऐड करके बताएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप अभी फ्लैट खरीदते हैं, डीएचए में फ्लैट की प्राइस क्या है, एक नॉर्मल फ्लैट की प्राइस क्या है डीएचए में, 100 यार्ड का जो फ्लैट है उसकी क्या क्या प्राइस है, तो जरा बताएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। याद है किसी को? चलो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये एग्जाम्पल अभी ट्रू सर एग्जाम्पल है। अराउंड 7 करोड़। ओके, अराउंड 7 करोड़। अच्छा आप ये बताएं कि ईमार ईमार जो है, ईमार का जो वो है स्टूडियो अपार्टमेंट, इसकी कीमत पता है किसी को? ईमार का जो है स्टूडियो अपार्टमेंट, उसकी कीमत पता है किसी को? उसकी कीमत है 32 करोड़। 32 करोड़ का एक फ्लैट है, एक कमरे का। सही, एक कमरे का फ्लैट 32 करोड़ रुपए का है ईमार फाउंडेशन का। 32 करोड़ वैल्यू रखते हैं। सही, अब वो 32 करोड़ का वो फ्लैट है। अब वो कैसे 32 करोड़ का फ्लैट है कि जब आप वो बैंक वगैरह सब कुछ मिलाएंगे उसके अंदर, तो 5 साल की जो किस्तें लगेंगी, और 5 साल की किस्तें लगने के बाद फिर वो उसमें जो है फ्यूचर प्राइस को रखेंगे। तो पाँच, अभी अगर लेट से उस फ्लैट की प्राइस फॉर एग्जांपल वो लेट से आपके पास 10 करोड़ है, 12 करोड़। अच्छा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, आपके पास ईमार वाले जो है फ्लैट जो 35 करोड़ का दे रहे हैं, और 7 करोड़ पर ईयर ले रहे हैं, 50 लाख रुपए महीना जो है उसको चार्ज कर रहे हैं। वो ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये एग्रीमेंट टू सेल का अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, आम आदमी को पता ही नहीं होता, वो बेचारा वो पेपर ले लेता है। यहाँ 12% के हिसाब से अगर हम इन्फ्लेशन लगा लें कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 12% है, तो 5 साल के 60% हो गई, तो तकरीबन 60% इन्फ्लेशन को माना, अगर 20 करोड़ का फ्लैट है, सही है, आप तो आप उसका लगा लें 20 करोड़ का 1% कितना हो गया, तो अब 10% कितना हो गया तकरीबन हमारे पास, आधा अगर हम कर दें तो 10 करोड़ रुपए हो गए इसमें, और समझ लीजिए तकरीबन 32 करोड़ के करीब जो है हमारे पास, ये 60% इन्फ्लेशन को ऐड करने के बाद उन चीज़ों को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो क्या चीज़ समझ में आ रही है हमें इस चीज़ का मुताबिक, कैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस सिमिलर केस जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, तो बड़ा मजा आएगा देख के, और आप देखिएगा क्या खिंचाई हो रही है, और खिंचाई में भी मजा आएगा आपको।
drug pricing is definitely a complicated matter. And so there would have to be multiple pieces of a policy to have a significant impact, I feel. But starting with a policy really focusing on transparency across the board when it comes to drug pricing and cost would be really important. Right now, it's a pretty convoluted system, and there's a lot of focus on one particular group. They're called pharmacy benefit managers. You could think of them as a middleman, if you will, but they were originally created really to reduce administrative costs for insurers, validate patients' eligibility, administer plan benefits, and also negotiate costs between pharmacies and health plans. And so really, they work with rebates, pricing, reimbursement across the board. So working with drug manufacturers, working with pharmacies, also working with insurers. So they've kind of got their hands, if you will, in every aspect when it comes. इसकी वीडियो मैं आपको निकाल दूंगा मैं, और उस वीडियो के अंदर हुआ क्या केस था वो ये केस था उसके अंदर के सीईओ था, वो फाइजर कंपनी में खास से उसका सीईओ था। उस बंदे ने क्या किया था, अगर कोई किसी ने ये वीडियो देखी तो मुझे शेयर करवा दे, तो वो कोर्ट के अंदर उसको प्रेजेंट करते हैं, उसने जो है वो उस बंदे ने 500 टाइम्स जो है वो प्राइसेस उसने हाई कर दी थी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बिल्कुल ही मैच कर रहा है। एक जो प्राइस कीमत है ड्रग की, जान बचाने वाली ड्रग की कीमत है, उसको 500 टाइम्स में हाई कर दिया था। तो जब कोर्ट के अंदर ये सवाल रेज हुआ तो उसने क्या किया, लॉयर ने पूछा, उसने कहा अपना नाम बताइए आप। उन्होंने बताया मेरा ये नाम है। उसने कहा आप अपनी डेजिग्नेशन बताइए। उसने बोला कि मेरी डेजिग्नेशन जो है वो ये डेजिग्नेशन है। उसने कहा कि आप फाइनेंशियल मैटर्स को जानते हैं? तो उन्होंने कहा फाइनेंशियल मैटर्स जो है मैं हेड कर रहा हूँ। सही। तो उन्होंने ये बताया कि आपने जो दवाई जो मार्केट में जान बचाने की दवाई है, इसका कोई नया केमिकल कंपाउंड इंट्रोड्यूस करवाया अभी तक? तो कहते हैं नहीं करवाया। क्या उस पर कोई रिसर्च हो रही है? तो कहते हैं कोई रिसर्च नहीं हो रही। उसने कहा क्या उसके लिए अलहदा आपने कोई फंड एलोकेट किया हुआ है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें उस मेडिसिन को? उसने कहा कोई एलोकेट नहीं किया हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि ये ड्रग जो है आज से 15 साल पहले यही फार्मूले के साथ इस कीमत के अंदर थी। फिर ये बढ़ते 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 500% जो आपने इसमें रेस कर दिया। आप ये बताइए कि जो पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा आपने पब्लिक से लिया, वो आपने कहाँ इस्तेमाल किया? अब आप बताइए क्या उनका जवाब होगा क्या? जी, आप बताइए इसका जवाब होगा क्या? सर ये एंड वाली बात रिपीट कीजिएगा। उस बंदे, वो जो लॉयर थी, उस लॉयर ने कहा कि आपने जो पैसा जो है, जो कमाया इतने साल, जो 1 रुपए की कीमत थी, प्राइस की चीज थी, वो आपने 500 रुपए की बचा दी। तो बताइए कि केमिकल भी वही है, चीजें भी वही है, सप्लायर भी वही है, और तमाम चीजों में कोई फर्क नहीं है, जान बचाने वाली दवाई है। तो आपने जो पैसा बनाया, एक्स्ट्रा पैसा बनाया, वो बताइए वो पैसे का आपने किया क्या? Excuse me, sir. बोलिए। Well, sir, he could say many points. Like he said, he increased the prices to accommodate development of newer drugs, more cheaper drugs, more that are more accessible to देखें, the public. आप कोर्ट में खड़े हैं, देखें आप कोर्ट में खड़े हैं, कोई बात जो है जो एग्जिस्ट ना करती हो ना, उसको कोर्ट में ना बोले। क्यों? क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है ना, फिर वो क्या करती है कि कहती है कि हम जरा करने से पहले उसको एक नाम देते हैं, क्रॉस करने से पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं उसको, करने से पहले वो टाइम ले लेते हैं आपसे, और वो उस टाइम के अंदर जो है वो सारी डॉक्यूमेंट्स निकाल के आपके सामने रख देते हैं। कहते हैं अब आप बोलना शुरू करें। समझ नहीं? तो ये जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हुए 10 लाख दफा सोचते हैं कि हम कह रहे हैं, तो बोले क्या? समझ में आ गई बात? नहीं Sir, आई? then sir, then another answer he could say is that he, due to inflation, he increased the prices as भाई the अमेरिका में कितना इन्फ्लेशन है यार? हाँ, अमेरिका में कितना इन्फ्लेशन है? सर मेरा वो बेटा कॉस्ट को, अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकता है बहुत सारे पॉइंट से। जस्टिफाई कर सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
जी सर अरे बिल्कुल। अरे, चाय वाला जस्टिफाई नहीं कर पाता सुप्रीम कोर्ट में 35 रुपए की चाय क्यों दी? हम्म, हाँ बताइए, कोई जवाब दे मुझे, ये आंसर दे मुझे। ये आंसर तो बताएं। अरे जवाब तो दो। अरे कोई जवाब तो दो, बोलो, माइक पे बोलो ना यार। Excuse me, sir. बोलिए। Could you give some more background on the issue that you just explained? ओके, इश्यू ये था कि आपके पास हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट से उन्होंने क्या किया कि पुराना बैकलॉग निकालने के बाद, चीज केमिकल्स निकालने के बाद, हर चीज फार्मेसी रिपोर्ट निकलवाने के बाद, टेस्ट निकालने के बाद पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाई, और डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी कि ये पुरानी ही चीज है, इसमें कोई नई अपडेशन नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एमजी का फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या किया है, इसमें नाजायज जो है पैसा बढ़ा के हमारी जिंदगी को खतरे में डालती है। और हम जो है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हम ज़्यादा जो है मेहनत नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, और हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, और ये हमसे नाजायज़ पैसा जो है वो चार्ज कर रहे हैं। जी, ये इनका उनका जो था वो क्या कहते हैं, केस था। प्लेंटिफ ने ये दायर किया था कोर्ट में। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एग्रीमेंट टू सेल, और आपने आपको मैंने कहा था कि मैं आपको रियल केसेस की बात बताऊंगा मैं, और रियल केसेस की बात करें, डेफिनेशन तो इससे अच्छी आप लिख सकते हैं, आप लिख के जमा करा दें, पास भी हो जाएंगे। मगर जब अपनी आप इंडस्ट्री चलाएंगे तो फिर क्या करेंगे? Excuse me, sir. जी बोलिए। Could the cost of the chemicals used in the making of those drugs have played a part in the increase of their price? केमिकल के प्राइस बढ़े नहीं है, सही। Okay. जवाब देना। मैं चाह रहा हूँ वो वीडियो देखेंगे ना आप उसके सीईओ की शक्ल देखने वाली होगी इसकी, जब वो सवाल कोर्ट के अंदर, जब उसकी वो वीडियो आप देखिएगा, एक विंडो के अंदर वो लॉयर है, वो लेडी है व्हाइट शर्ट में, और दूसरी तरफ जो है वो सीईओ बैठा हुआ है, और उसकी रोने वाली शक्ल जो है ना वो देखने वाली है। नहीं, वो मैं वीडियो मिल जाए ना, आप कहेंगे कि वाकई में यार उसका बहुत अच्छा हुआ उसका। अब मुझे बताइए, एग्रीमेंट टू सेल, जी बेटा, अरे जवाब दो, हम लोग लेट हो रहे हैं यार। सर आप वीडियो दिखा देना, उससे हमें आइडिया हो जाएगा अरे फिर। बेटा वीडियो मिल जाए, वो फाइजर वाले कभी चाहेंगे उनकी वीडियो मार्केट पे रहे यार, तुम ये अजीब आदमी हो।
The former head of a pharmaceutical company in the hot seat here in the United States. He faces scrutiny and a lot of criticism after increasing the price of one particular drug by 5,000%. And despite many questions in Congress, he refused to answer them. CCTV's Daniel Rinchez has more. Some call him the most hated man in America. On Thursday, Martin Shkreli was summoned to appear before a powerful US congressional committee to answer to his actions. As head of Turing Pharmaceuticals, he purchased the rights to the drug Daraprim, a treatment for parasitic infections, malaria and HIV, increasing the purchase price from $13.50 to $750 per pill. To the consternation of lawmakers, Shkreli invoked a US constitutional clause to avoid self-incrimination. What do you say to that single pregnant woman who might have AIDS, no income, and she needs Daraprim in order to survive? What do you say to her when she has to make that choice? On the advice of counsel, I invoke my Fifth Amendment privilege against self-incrimination and respectfully decline to answer your question. Do you think you've done anything wrong? On the advice of counsel, I invoke my Fifth Amendment privilege against self-incrimination and respectfully decline to answer your question. Shkreli resigned as CEO of Turing Pharmaceuticals in December after being arrested and charged with running his former companies like Ponzi schemes. But he denies the securities fraud allegations. Turing's current chief commercial officer, Nancy Reslaf, says the company is taking steps to make the drug more affordable. You can look away if you like, but I wish you could see the faces of people, no matter what Ms. Reslaf says, who cannot get the drugs that they need. The virtually silent Shkreli was then allowed to leave, but soon afterwards called members of the committee imbeciles on his Twitter account. The profit motive clearly helps to spur innovation in the development of new drugs, but critics say the balance has tipped too far and that in many cases greed has overridden the interests of patient care. Okay. You can take it up to 3 times a day. Okay. And you should Those who can't afford insurance often access health services at free clinics, but the key concern of the doctors and nurses who treat them there is that their clients struggle to afford out-of-pocket costs. Diseases like asthma, diabetes, some of the recommended medicines are very expensive, possibly hundreds of dollars a month, and we definitely have patients who go without medication or wait until their paycheck to purchase their medication. Several presidential candidates have now indicated that they understand this harsh reality and would like to explore reforms to make branded drugs more affordable and to speed up the approval of low-cost generic drugs. Daniel Rinchez, CCTV, Washington. जी बता दें अब तो बता दें अरे अब तो बता दें ये बोल अरेस्ट हो गया ना सर? हाँ नहीं ये तो सुनाया ही नहीं है ना इन्होंने जो कोर्ट के अंदर इसको हाँ ये है अरे मिल गई वीडियो अब आप देखें ये इतना जो है ना इसको बस ये वीडियो आप देखिएगा मजा आ जाएगा. Thank you for being here. I want to hear today about innovation. As you know, this is our second day of hearings with the CEOs of big pharma companies, and we've heard so much important information about the very real costs of research and development, R&D. Mr. Bradway, what was Amgen's total revenue in 2017? Oh gosh, approximately $22 billion. Okay, so it was 23.7 billion. How about 2018? I don't have that to hand, but again, it would be 24. That's okay, I have it handy. 22.8 billion, 2019, 23.4 billion. This totals up, because I know it's hard to do math on the fly, to $69.9 billion. Thank you. Mr. Bradway, over those 3 years that we're talking about, 2017 to 2018, how much of its own revenue did Amgen invest in that really important research and development work? Approximately $10 billion. Okay, so R&D, taking you at your word here, was about $10
billion. Great, that's a big number. Investing in R&D dwarfs some of your other expenses, is that right? It's one of your largest expenses. That's correct. How much did Amgen spend on lobbying over that same 3-year period? I don't have the exact number, but it's approximately $10 million a year. That's correct. $32.52 million on lobbying. How much did Amgen pay for the salaries of the top five executives over this 2-year period? Oh, goodness, it's about, I would guess, $6.5 million per year, so $13 million would be my guess. 13 million, would you like to revise? Take a look right here, sir. Sorry, you asked salary. I gave you an answer to the question about salary. I'm sorry. Let me rephrase. How much did Amgen spend on compensation for the top 5 executives? Thank you. That's the number you've written on the board. Thank you. Could you say that number, please, for the committee? Yes, I'll assume that your number is correct. It's $124 million. Okay, wonderful. And then my final question is, how much did Amgen spend on stock buybacks in that same 2-year period? Sorry, 2-year or 3-year period? Right here, 3-year period, sorry. 3-year period. I don't know the number off the top of my head, but that includes the period where tax reform was implemented. So I would guess it's on the order of $30 billion. Yeah, Right around this number. Can you say it for the committee? I'm not a witness, sir, so I can't testify as to your profits. I need you to state the number. The number that you have written is $28.6 billion. Thank you. Amgen, so you spent more than double, almost triple on stock buybacks over the 3 years as you did on R&D. Is my math correct? 10 billion is roughly 1/3 of 28.6 billion. Yes, but what you haven't included there is the capital that we allocated to acquire research and development externally, which would be about $19 in that period. Okay. You make an anti-inflammatory drug called Enbrel, which is used to treat conditions like arthritis. Mr. Bradway, did Amgen do the research that led to the creation of Enbrel? No, not the original discovery. First of all, we've done billions of dollars of work on It's Enbrel just a since yes or the- no. Did you do the research that led to the creation of Enbrel? Congressman, I stand by my answer. The Enbrel that you use, that patients use today, did we do the research and development work associated with it? Absolutely, quite a bit of it. Did you yourself run or oversee the trials of the drug? Did any executive in Amgen help invent this breakthrough drug? No, I did not. I was not involved in breakthrough development of the drug or the discovery of the drug. In fact, Enbrel was invented at an academic medical center, and its discovery was funded largely by taxpayers. Amgen later acquired the biotech company who manufactured Enbrel. Amgen did not directly pay for the discovery of Enbrel, correct? No, that's incorrect. Your statement is wrong. Enbrel was discovered by scientists at a biotechnology company called Genentech. What I'd like to do now, Mr. Bradway, is I'd like for you to please explain to the American public why you and 4 other executives deserve to pay yourselves tens of millions of dollars each year. I've got an empty whiteboard ready to take down your justifications. Right, I recognize that that's a considerable sum of money. I would, of course, point out that I don't have any direct input to my compensation. That's derived by the board, and it's forward to a vote of the shareholders who have overwhelmingly supported the compensation package for me and the other named executive officers. Reclaiming my time, sir. Do you not know why you're getting hundreds of millions of dollars, tens of millions of dollars a year? What is the justification? I'd like to show the American people. Yeah, our compensation is consistent with competitive positions at other companies. Mr. Bradway, like reclaiming my time. The other guy gets paid too much too isn't a justification. I'd like to hear what you do to deserve $124 million in salary, you and your top 5 executives over a 3-year period. Well, more than 90%. Gentlelady's time has expired. The gentleman may respond to her question. Okay.
more than 90% of my compensation is based on performance measures that include how our shares perform relative to the market. And our compensation program is aligned with that of our owners, our share owners. And so a large part of my compensation reflects the fact that we've been creating value for our share owners by advancing innovative medicines like those that we on the marketplace today. I wish you would focus on creating value for sick patients, Mr. Bradway, not just your shareholders. I yield back. जी, क्या समझ में आया? जी, क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? जी एरो, समझ में आया इसमें क्या बताया? जी सर बिल्कुल। क्या बताया? सर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था ना कॉस्ट को अपने, जो भी हाँ। उसने अर्निंग किया। बिल्कुल, जो प्राइस थी उसने 500% जो है बढ़ा दी थी, और उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि जो बेचारे जिनको दिन में 3 दफा गोली खानी होती थी, तो वो एक एक गोली $700 की पड़ रही होती थी, तकरीबन $2100 एक दिन में वो कहाँ से खाते? सही। तो उन्होंने कोर्ट में जो है चले गए वो, और कोर्ट में जाने के बाद जो हुआ, इसके आगे भी ये बहुत कुछ है, तो आप कभी सुकून से देखिएगा इसको बैठ के। तो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब जो है, जब आप इसमें ये चीज ऐड करते हैं, यानी ये वाली चीज, तो आपके लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये बात समझ में आई? आप ये नहीं आई? एक लाइन की डेफिनेशन को पढ़ाने में बताने के मुझे जो है वो कितना टाइम लगा, 4 बजे, ठीक है। मगर आपको ये बात समझ में आ गई कि फ्लैटों की कीमत ज़्यादा क्यों है, दवाइयों की कीमत ज़्यादा क्यों है, किस बात पे सीईओ को हटा दिया जाता है, किस बात पे जो कंपनी है को बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि ये चीज़ जब कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट के अंदर जो है फिर जाहिर सी बात है कि वो गलत बयानी पे इस पे, जैसा उसने पहले वाले ने बोला, सही, जब पहले वाले ने बोला तो उसने कोर्ट की जो है धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि हमारा जो कंपनी का रूल नंबर 5 है, वो हम उसको फॉलो करते हैं, हम किसी और चीज़ को फॉलो नहीं करते। उसके बाद कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकती थी, जो कि उसने दिए नहीं ऑर्डर। वो ये कहती थी आप अपना हम लाइसेंस मुअत्तल करते हैं आपकी कंपनी का, आप निकले यहाँ से, सही है। तो वो कोर्ट ये भी कर सकती थी, मगर उन्होंने बाकी जो लोग जो वहाँ जॉब करते हैं उनकी जॉब बचाई उसने, और कोर्ट ने उस बंदे को फायर कर दिया, ठीक है। तो एग्रीमेंट टू सेल के माने जो है, जब इसमें टर्म आ जाती है फ्यूचर डेटा, तो फिर चीज़ें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। और ये लोग कर रहे हैं ना, ये आपके सामने, she is not justifying the price for the patient। भाई जो प्राइस है, चीजें वही हैं, बात तो यही है ना, पैसे केमिकल वही है, चीजें वही हैं। आपके पास उसके अंदर $13.5 से वो प्राइस रेज होके चली जाती है $700 के ऊपर। तो आप बताइए कि एक बीमार आदमी कहाँ से लाएगा पैसा? आप बता दें मुझे। आपको एक गोली मिलती है $13 की, $13 के माने हो गए तकरीबन 1300 और 600 और मिला लें आप, 2000 की आपको एक एक कैप्सूल मिल रहा है। फिर आपको वही कैप्सूल मिलने लगे आपके पास कितना, 7-7.5 लाख रुपए का मिलने लगे एक कैप्सूल। आप बताएं आपको खा सकते हैं? बताइए जरा जी, जरा बताइए कि आप जो है एक कैप्सूल एक दिन में 1,03,000 का खाएंगे कभी? नो सर। और आपको दिन में 3 खाने हो, आप क्या करेंगे बताएं मुझे? आप मुझे बताएं क्या करेंगे क्या? तो इसका इलाज है कोई? हाँ, केस ही करेंगे। नो सर। अब आपको समझ में आ रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल जितना आराम से लिखा हुआ है, प्यार से लिखा हुआ है, ये चीजें बताई हुई हैं,
इसमें फ्लैट के प्राइस, गाड़ी के प्राइस, चीज़ों के प्राइस, गोल्ड के प्राइस, ये सारे के सारे हमने केसेस स्टडी किए हैं। गाड़ी खरीदना, गाड़ी बेचना, इसमें हमने क्या कहते हैं दराज.com को भी हमने इसको डील किया है, तमाम चीज़ों उसको देखा है। ये सारे जेन्युइन केसेस हैं और ये जेन्युइन केसेस के बाद फिर इन्होंने क्या किया कि इन लोगों को बैक ऑफ करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, उनको लोगों को रिलीफ देनी पड़ी। अगर ये लोगों को रिलीफ नहीं देते तो क्या होता बता दें मुझे, बताएं। अभी आप पूछे थे नस्ला टावर का, तो नस्ला टावर की क्या हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, बता दूं? कोई बताते ही नहीं है मुझे, मुझे तो पता है उनका फैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर के लिए, तो बताएगा? सर 3 महीने में उनको दिया है ना कि आप खाली कर दें। और बताएं। अभी और कुछ बता दो, और क्या है फैसला? मैं बताता हूँ फैसला। फैसला क्या है कि आपके पास डायरेक्ट रोड से शारा फैसल, डायरेक्ट रोड से शारा फैसल जब हम रॉन्ग जाते हैं, सही है, तो आपको ARY जो गोल्ड सेंटर है, यहाँ समझते बहरिया टावर जो है, सही, उससे उल्टा जाते हैं, सिक्योरिटी प्लाजा से उल्टा हम जा रहे होते हैं शारा फैसल की तरफ, रॉन्ग तरफ हम जा रहे होते हैं। तो सीधे हाथ के ऊपर जो नाला है, नाले के ऊपर जो है एक उन्होंने प्लाजा बनाया है। अगर हम शारा फैसल में खड़े हुए हैं तो हमारे पास एम्बेसी इन जो देदेरी स्वीट्स है, देदेरी स्वीट्स है, उसके बाद क्या है वो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के बाद जो है उसके साथ जैसो शहर का पेट्रोल पंप है, शहर पेट्रोल पंप के बराबर के अंदर है एम्बेसी इन हॉस्पिटल है। वो उस होटल के सामने की जो बिल्डिंग है वो ग्रे कलर की बड़ी बदशकल सी बिल्डिंग है, उसका नाम है नस्ला टावर। तो नस्ला टावर में 3 या 4 फ्लोर तो सिर्फ गाड़ी पार्किंग की जगह है। उन्होंने क्या किया है कि आपके पास वो जो जगह जैसे उसकी जगह थी, क्या कहते हैं उसे, साइड वे था, साइड लेन की जगह थी, वो भी उन्होंने कब्जा कर ली। जो नाला था उसके नीचे से गुजर रहा था, उन्होंने वो भी कब्जा कर लिया। और ये सब चीज़ें कब्जा कर लेने के बाद उन्होंने अपना क्लब बना दिया, बना के बिल्डिंग खड़ी कर दी। अच्छा, वो जो प्लॉट है उससे कहीं ज़्यादा जगह उन्होंने एक्वायर की, और एक्वायर अगर आप उसके पीछे वाला प्लॉट देखें तो काफ़ी अंदर है वो, अगर उसके बड़ा वाला प्लॉट देखें तो काफ़ी अंदर है वो, बाहर की तरफ से निकला हुआ। उन्होंने ये हरकत की और करने के बाद जो है उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स दिए हैं कि आप जो है जो पैसा आपने लिया है क्लाइंट से, जो लोग रह रहे हैं उनसे लिया, वो सब पैसा वापस करेंगे और ये रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाएंगे। तो जिस बात पे जो है ये लोग खड़ा कर रहे हैं कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, और जो 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 लोग हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है कि ये पैसा आपको वापस करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। मगर आपके पास जो लोग बता रहे हैं आपको, वो ये बता रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बात वो बात, इस तरह की चीज़ें, उस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उन लोगों को, वरना वो ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है उनकी जो वो है वो डाल देंगे उसके अंदर। सर फिर अथॉरिटीज भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली, जिन्होंने हाँ, बनने दिया जो KDA वगैरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने कब गलत कहा? आपको बिल्कुल सही सर कहा। तो सर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखने में आता ना कि उनके खिलाफ भी कुछ मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, जो नीचे के लोग हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन सारों को मुअत्तल किया हुआ है। मगर सिंध गवर्नमेंट जो है उनको प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ाकर उनको वहां पे वापस लगा देती है। कितने केसेस बताऊं ऐसे आपको, बात समझ में आई आपके? यूँ समझ लें कि अगर आपके पास इंडिया हमला कर दे और कराची पे कब्जा इंडिया कर ले, मैं इसको एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, अगर कब्जा कर ले इंडिया, तो वो भी जो है ना इतना बुरा असर कराची का नहीं करेगा जो इन लोगों ने कर दिया। इन शॉर्ट ये एक लफ्ज जो है ये कहने के लिए काफी है, बस वो भी ऐसा नहीं करेगा जो उन्होंने किया, क्योंकि जिसको सुप्रीम कोर्ट हटाती है वो उसको वापस रिस्टोर करते हैं, उसको वहाँ बहाल करते हैं, बहाल करने के बाद जो है उसकी डेजिग्नेशन बढ़ाते हैं और उसको कहते हैं बेटा तू किए जा। आपको बात समझ में आ रही है? ये छोटी सी कहानी है, एक लफ्ज समझने वाली कहानी। तो लॉ की जुबान के अंदर जाहिर सी बात है, अब वो ये चाह ये रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनको मुअत्तल कर दे, सस्पेंड कर दे, CM को हटा दे, बस वो ये चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्होंने कहना होगा कि आप 2 मिनट की सजा है आपकी कोर्ट के अंदर,
आप 2 मिनट बाद कोर्ट में जाएंगे, बस ये साइन कर दे, वो सीएमशिप खत्म हमेशा के लिए। वो सीएम बन ही नहीं सकता वो। जब कोर्ट से बाहर निकलेगा तो गाड़ी खाली जाएगी और उनको अपनी प्राइवेट गाड़ी में ही जाना पड़ेगा समझ में। तो ये पॉलिटिकल गेम है और कुछ भी नहीं, इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल के माने जो है वो क्या है, मैं आपको हर तरह से बता दिया कि क्या क्या केसेस होते हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल से इतना हो सकता है मुझसे अच्छा कोई और बंदा हो जो पढ़ा दे इसको, मगर मैंने शायद ही कोई चीज़ जो छोड़ी। इसमें कोई डाउट वाली बात है तो मुझे बता दें, अभी इन 2 लाइनों के अंदर मैं आपको बता दूंगा। कोई ऐसा डाउट जो आपके दिमाग में अभी भी हो तो बता दें मुझे। ऐसा है कोई डाउट? डाउट है? अरे वाह, अच्छा हाँ, नहीं है, ओके। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बड़े खतरनाक केसेस हैं, सिंध गवर्नमेंट के नहीं है बल्कि ये प्राइवेट लोगों के केसेस हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है। जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का आपके दिमाग में कोई केस हो तो आप बता दीजिए, मैं बताता हूँ। या आपके दिमाग में कोई केस हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मुझे बता दें, वरना मैं बताता हूँ। भेरिया टाउन, हाँ बिल्कुल सही। बताएंगे आपने भेरिया टाउन लिखा क्यों? मुझे तो पूरा केस पता है ये, तो मैं, मेरे लिए ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है। तो मुझे पूरा केस पता है, आपने जो लिखा है इसकी क्या वजूहत है ज़रा बताएं तो मैं बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। हाँ बिल्कुल सही है, और बताइए, सही बता रहे हैं आप। एनीथिंग मोर? एनीथिंग मोर? अरे बेटा कुछ और बता दो। Any person acquiring any immovable property or any share or interest in any such property shall be deemed to have notice and the title if any। ठीक है, ठीक बताया आपने। अच्छा, भेरिया टाउन का केस जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको हो सकता है ये पता ही ना हो। आपने जो लिखा सब कुछ सही लिखा, कोई लफ्ज गलत नहीं था इसमें। इसके अंदर एक चीज जो मसला है वो ये है कि एक ही घर कई लोगों के सामने को अलॉट कर दिया गया है। एक ही घर कई लोगों को अलॉट कर दिया गया है। गॉट द आइडिया? सही, एक ही घर को कई लोग, तो उस पर जो है फटा होगा, जाहिर सी बात है, उस पर कभी सोल्यूशन आएगा नहीं। उस पर एक ही पीस ऑफ लैंड है, वो कई लोगों को अनएलोकेटेड, तो होगा क्या? अच्छा, in a contract of ownership, the goods is transferred from landlord to from the seller to the buyer at the time when the contract is made. In agreement to sell ownership in the good is transferred at a future date. सही, तो एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप इन द गुड ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट। अब ये फ्यूचर डेट वाला आपको बात समझ में आ गई, मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, क्या ये बताने की जरूरत है मुझे? नो सर। समझ में आ गई ना आपको? तो इसके अंदर जो है, जाहिर सी बात है कि आपके पास, देखिए किसी इसमें जो सबसे बड़ा जो क्राइम होता है वो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ा क्राइम ये होता है कि आप जो है, एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के आप जाली डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। जाली डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद वो क्या करते हैं कि वो किसी के नाम XYZ के नाम जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी के कागजात पे बनवाते हैं, और बनवाने के बाद जो है उसके जब कागजात अपने नाम पर बनवाते हैं, उस नाम पर बनवाते हैं, जिसको आपको दिखाना होते हैं। आप दिखाते हैं कि भाई ये कागजात हैं और ये घर है, ये मुझे बेचना है।
इसकी ये कीमत है। अब आप जानते ही नहीं है वो घर किसका है, क्या है, क्यों है, किस तरह से। आप वो क्या करते हैं, उसकी लगाते हैं बोली। अब बोली लगाने के बाद आप कहते हैं कि ये अब क्लियरेंस वगैरह ये वो चक्करवाती है सारी की सारी, पैसे वैसे दे के रजिस्टर करवाते हैं, उसके अंदर केडीए इन्वॉल्व होता है, इसके बगैर से हो नहीं सकता काम। तो वो होता क्या है कि एक डमी आदमी के नाम, कोई डमी लड़के के नाम जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ होता, या जो माइनर होता है, या जिसके पास एक स्लिप होती है बेफॉर्म वाली, उसके नाम पे वो तमाम चीज़ें जो है वो चली जाती है। और फिर वो बंदा जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है। तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो इसमें कोई अगर ऊंच नीच हो जाए तो जाहिर सी बात है वो हम कह सकते हैं कि भाई ये बहुत माइनर है, बच्चा है, उसे पता ही नहीं था, उससे गलती हो गई होगी, उससे ये हो गया होगा, उसका वो हो गया होगा। मगर उसके बैक एंड पे कभी भी माइनर नहीं निकलता, हमेशा एक पूरा ग्रुप होता है जो निकलता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आ रही होती हैं। और ये केस की जो कोर्ट में केसेस होते हैं, इसके अंदर जो नादरा की जो स्लिप है वो उस पर काम होता है। इसमें नादरा के स्लिप के माने ये कि आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया तो शनाख्ती कार्ड की डेट देते हैं कि आप जब आप शनाख्ती कार्ड लेने वापस आएंगे, एनआईसी वापस लेने आएंगे, तो ये स्लिप आप दिखाएंगे तो हम आपको एनआईसी देंगे। तो स्लिप के अंदर एनआईसी नंबर लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि सिर्फ नादरा की स्लिप होती है जो कि नादरा के काम की होती है। वो स्लिप पे जो है वो ट्रांसफर करवाते हैं उस डॉक्यूमेंट, कागज के डॉक्यूमेंट। तो ये कि भाई ये बंदा बच्चा है, इसका शनाख्ती कार्ड बन रहा है और हमने अप्लाई किया हुआ है, इस स्लिप पे जो है इसका कागजात उसके नाम पे कर दिए जाए। अब वो ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वो उसके बाद जो है फिर उसी स्लिप को यूज़ करते हुए वो डॉक्यूमेंट सेल कर दी जाती है किसी और के नाम पे। और जब उसको बैक ट्रैक करते हैं कि ये बंदा था कौन उसके पीछे, तो बैक ट्रैक नहीं हो पाता, वो उसको पकड़ नहीं पाते कि डॉक्यूमेंट बेची किसने, ये घर बेचा किसने। समझ में आई है बात या नहीं आई? ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन है कोई? क्लियर है सर। क्लियर है? लॉस तो आपको हो ही होगा इसमें। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉयर बाय द बायर, सही है। अच्छा, इसके अंदर भी बड़े अजीब अजीब से केस होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर, इसके अंदर ये होता है कि आपने तमाम चीज़ें बेच दी, तमाम चीज़ें कर दी, ये आपको फॉर करने वाला काम होता है। मिसाल के तौर पे एक पार्टी है, वो घर खरीद रही है, वो गाड़ी खरीद रही है। अच्छा, अब वो चाह ये रही है कि ये गाड़ी जो है कलर ले बात कर लेते हैं। लेट्स से उसको ब्लू जो है वो टोयोटा चाहिए, जो कि पायरस है, टोयोटा पायरस ब्लू कलर की चाहिए। अच्छा, एक और पार्टी आती है, वो कहती है मेरे पास 10,000 रुपये कम है, तो ये मुझे गाड़ी चाहिए, मैं आपको कैश दूंगा, मैं ज़रूरत है, अर्जेंसी है, मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा, दूसरा वो फुल पेमेंट देने को तैयार है कैश में। अब आपने उसको फॉर करना होता है ना, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं, मैं इस गाड़ी की कीमत जो है वो ज़्यादा दूंगा आपको, मगर गाड़ी मेरे नाम पे आ जाए। तो होता क्या है, वो कह देते हैं कि भाई ये बायर जो है, जो सामने से आप खड़े हैं, ये गाड़ी लेना चाहते हैं, हमें इतने पैसे दे रहे हैं, तो हम तो गाड़ी उन्हीं के नाम बेचेंगे। तो अगर आप पैसे बढ़ा दें तो कुछ हो सकता है इसमें, वरना जाहिर सी बात है कौन लॉस बियर करता है। उस बंदे ने कुछ टोकन मनी थोड़ा बहुत जो है उसको दे दिया दुकान वाले को, उसने कहा अभी आता हूँ भाई के साथ। अच्छा, अब उसने क्या किया, तमाम चीज़ें वगैरह बताई, इस तरह से बताई कि मैं ले रहा हूँ, ये वो चक्करबाजी सारी। इतना गलती लोग ये करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कि कैश में गाड़ी ले रहा है, और ऐसा बंदा है जिसका आपको प्रोसेस का पता नहीं है, तो आप कैश को प्रेफर करें, आप उसको प्रेफर ना करें दूसरे बंदे को। तो दूसरा बंदा जो है वो आता है, कहते हैं नहीं, मैं जब घर गया तो मुझे पता लगा कि वो गाड़ी जो है, ऐसी गाड़ी भाई ने ले ली है, उसका ये कलर था, ये तो कलर मुझे सूट भी नहीं कर रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो ये समझ लीजिए कि जो बंदा, जिस गाड़ी जो शोरूम ओनर है, तो वहाँ जाके फंस गया वो। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में पहला बंदा भी नहीं आया, उसके हाथ में दूसरा बंदा भी नहीं आया, उसने उसको फॉर कर दिया। तो ये ऐसे लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश ही करें कि जो बंदा जो है वो आपको कैश की पेमेंट दे रहा है और उस चीज़ों को चलाना चाह रहा है, और तो आप जो है उसके साथ जाएं। सही है, अब कैश में थोड़े पैसे कम भी है ना, तो चल जाएगा। मगर दूसरा आदमी है, उसकी पेमेंट का पता नहीं है, वो कहते हैं मुझे बैंक में लीज के लिए अप्लाई की थी, मेरी लीज जो है वो डिसअप्रूव हो गई। अब क्या उखाड़ लेंगे उसका? कुछ कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर, इसके अंदर बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं ऐसी, कि जिसके अंदर जो है आप समझ नहीं पा रहे होते कि क्या है ये किस तरीके से। तो कोशिश करेंगे जो कैश वाला केस है उसको चला लें। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको चाहूँगा दिखाना।
जी, इसके क्या माने? इसके माने बताएं क्या लिखा हुआ है? नाइस टू सी। सर वो कह रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज टूट जाती है तो वो ना, मतलब कि उसको कोई क्लेम नहीं है। और वो मतलब वो अगर कोई चीज वहां से कोई टूट गई तो वो मतलब बिक चुकी है, कोई पे क्लेम नहीं करेंगे हम। नहीं, ये मतलब लिख रहे नहीं है हैं भले इसका। वो कैसी भी हो। अरे नहीं नहीं, ये तो पता ही नहीं है ना। यही तो सिखा रहे हैं, लॉ में पढ़ाना है तो यही तो पढ़ाना है मुझे। आप नाइस टू सर सी, अगर आपको कोई आपको चीज बोले अगर सर कोई चीज टूट गई तो वो आपकी है। आपकी है, समझ में आई? ये अगर कोई चीज टूट गई, आप उसको देख रहे थे, उठा के निकाल के उसको देख रहे थे और वो टूट गई, तो अब वो आपकी है, आपको पेमेंट उसको देनी है मुझे फुल। ठीक है? जी सर, वही तो वो क्लेम नहीं करेंगे ना सर वापस से कि वो मतलब अरे हमारे पास से टूटी हुई थी अब। अरे ऐसे फटे होते हैं यार, बाहर तुम जाओ ना, पाकिस्तानी तो ऐसे लड़ रहे होते हैं वो। पाकिस्तानी खवातीन, आप मुझे बताएं, बुंदे खरीदने के अंदर बुंदों को टेढ़ा कर देती हैं। आप मुझे बताएं, चूड़ियों को मोड़ मोड़ के देख रही होती हैं कि कितनी ड्यूरेबल है। चूड़ियाँ, शीशे की चूड़ी, उसको दबा दबा के देख रही होती हैं कितनी ड्यूरेबल है। अब पता है टूटेगी वो, हाँ या ना? सही बात है सर। सही है। ये जब अमेरिका जाती है, किसी और कंट्री जाती है ना, उसके बाद इनका शौहर कहता है तुम बाहर खड़े रहो, मैं लेके आता हूँ। उसको बाहर खड़ा करते हैं, फिर वो जाके अंदर लेके आता है वो। उन्हें पता है कि इन्होंने कोई बेवकूफ़ी की और उसके बाद पैसे उसे भरने पड़ जाएंगे। समझ में आई? तो ये वाली बात है। सारी नहीं है मगर हैं ऐसी। काउंटर बाय सेलर। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, आपने बहुत सारे ऐड में देखा होगा इसके अंदर, कि वो दिखाते कुछ है, पकड़ाते कुछ है। ठीक है? दिखाते कुछ है, पकड़ाते कुछ है। इसमें ये बड़ा बड़ा मसला होता है। सही है। पता नहीं क्या केस था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, अभी पतुकी में केस हुआ था ना, पतुकी में उन्होंने जो लड़की दिखाई थी, दूल्हा को, दूल्हा था मेरे ख्याल 20 साल का था, उसको दिखाई लड़की 18 या 16 साल की लड़की दिखाई। और भाई, शादी सर किसी और से कर दी थी। हाँ, शादी कितनी उम्र की थी औरत वो? काफी बड़ी थी, सर वो, जी सर वो काफी बड़ी वो एज की थी। है ना? उससे कर जी दी सर। थी। अच्छा, अब वो बताएं वो क्या करे वो? अब निकाह तो हो गया। बात समझ में आई सर आपको? बस, जी सर वो तो अब उसकी हो गई, अब कुछ भी कर ले वो। हाँ, तो हमेशा तंबू देख के बैठे बंदा, टेंट को देख के बैठे। कहीं जहाँ कंबाइन शादी हो ना, वहाँ पे कभी करा ही ना, वो मसले हो जाते हैं शायद। ऐसा मजाक की बात कर रहा हूँ। तो बेस्ट जो है वो यही होता है कि आप जो है एटलीस्ट एक आध दफ़ा जो है मिल लें, फैमिली के साथ मिल लें, बहुत अच्छा रहता है, समझने में आसानी होती है। कभी कोई चीज़ ऐसी जो है ना, ब्लाइंड जो है ना, नहीं खेलना चाहिए। ब्लाइंड खेलने में मसाइल होते हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सारे। तो ब्लाइंड ना खेलें, आपके अंडरस्टैंडिंग आपको पता लग जाता है दूसरे बंदे का नेचर क्या है, क्या कुछ है। तो इसी तरह से जो घर हैं आपने खरीद रहे हैं या जो बेच रहे हैं, आपको उस घर में नहीं रहना, आप खवातीन को ले आके घर दिखा दें। तो अगर उनको उस घर में खौफ आ रहा है तो वो कभी भी ना घर लेना। अगर उनको एरी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट लग रहा है, खुशियाँ लग रही हैं उन्हें, उनकी सिक्स सेंस खवातीन की बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह सिक्स सेंस उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि जिस आदमी से उनकी शादी हो रही होती है ना, एक दफ़ा उसको देख के उनको आइडिया हो जाता है कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, नहीं गुजार सकती। बहुत आराम, विद इन सेकेंड समझ जाती हैं कि मैं इसके साथ रह सकती हूँ या नहीं रह सकती। इतनी तेज़ होती है, अल्लाह ताला ने देता है उनको सिक्स सेंस, और वो बहुत ही तेज़ होती है। तो 1 मिनट में समझ जाती है कि ये आदमी जो है, इसको मैं अभी मना कर दूँ, सही है, या फिर इसको बाद में जाके मना करूँ। तो बेहतर यही होता है कि आप कोशिश जो है वो ये करें, एक आध दफ़ा एक फैमिली मिल लें। ये बहुत ज़रूरी होता है, उससे चीज़ें जो खराबी की तरफ से जाती हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि चीज़ें आपके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो ज़िंदगी गुजारनी है आपके साथ, यानी ज़िंदगी का 80% टाइम, 70% टाइम उसको गुजारना है, वो कैसा आदमी है या वो कैसे होगा, बहुत ज़्यादा पता लगता है। या तो मैं अपनी बात करूँ, जाहिर सी बात है, मेरी तो मैं PhD स्टूडेंट और मेरी मिसेस MSc स्टूडेंट। वो वाली बात अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत मसले होते हैं। तो मैं मुश्किल नहीं है, शी नोज़ मी, तो काम आसान।
उसके बाद क्या, insolvency of the buyer. Okay, so if the buyer is insolvent, then seller can use his right of lien to stop it. इंसॉल्वेंट क्या होता है कि अगर वो पैसा ना दे, पैसे की अदायगी, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, ये लॉ का टर्म है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट मैंने दिवालिया कहते हैं। अच्छा, इसको मैं बल लगा भी देता हूँ उसको। दिवालिया, दिवालिया के माने क्या है कि वो बंदा जो है उसको पैसे देने को नहीं, वो दिवालिया कहते हैं। Seller can refuse to deliver the good to buyer if the price is not paid. तो वो पैसा जो है वो insolvent seller is the seller who is possession of the good after the sale become insolvent. The buyer can recover the good from the official receipt of the seller because ownership of the good has passes the buyer the seller. अच्छा, मैं इसका केस बताता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 6 का केस दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। अब्बास टाउन वाली जगह है, उसका क्या नाम है? अबुल हसन उस्मानी रोड।
हटा दी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ इसमें ये होता है, यहाँ पे जो मॉल होता है मैं पहले उसको बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये मॉल है, इसकी बेसमेंट, उसके बाद ये इसके ऊपर जो है वो शॉप होती है, और यहाँ से जो है इसमें आप वो बनाते हैं सीढ़ियाँ। हम सीढ़ियाँ बनाते हैं, और सीढ़ियाँ बनाने के बाद असल में आप जब लॉ पढ़ना होता है ना आपको, तो आप उसका जो कानूनी नुक्ते हैं ना वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत चीज़ें आराम से समझ जाते हैं। ये मॉल है हमारे पास। अच्छा, मॉल के अंदर जो ये अबुल हसन अस्फानी रोड का जो मॉल था, उसके अंदर जो ये वाला एरिया था, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जो ये वाला एरिया था सारा का सारा, ये वाला मैं इसको बना लेता हूँ। तो ये वाला एरिया था, इसके अंदर तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, इसमें गद्दे थे, इसमें सोफे, इसमें जो गोडाउन था सारा सामान रखने का, तमाम चीज़ें मौजूद थी इसके अंदर। अब आप कहेंगे सर इसका ताल्लुक हमारे कोर्स से क्या है, तो बता दो क्या ताल्लुक है। अच्छा, होता क्या था कि लोग ऊपर आते थे, खरीदते थे, जिनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना था वो नीचे जाते थे। अच्छा, इसके बराबर में क्या था हमारे पास, इसके बराबर में यहाँ पर वो था नाला। सही, अब्दुल हसन इस्माइल रोड पे जो है एक, वो जाहिर सी बात है, एक नाला सा गुजर रहा है, और वो नाला सा गुजरने के बाद जो है गुलशन इकबाल जाता है, लकीवन की तरफ से गुजर रहा होता है, तो यानी कि पुलिया के इस साइड पे जो है वो अब्दुल हसन इस्माइल रोड का जो है वो मॉल है, जिसमें बातों में नाम याद नहीं आ रहा उसका क्या है, और इसको जो जब वो गुलशन की तरफ निकल गया तो वहाँ इम्तियाज है। सही, इस तरह से आप समझें इसको। तो ये हुआ क्या कि इस पे कई लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के माने ये कि तकरीबन इन्वेस्टमेंट की इस पे तकरीबन सिर्फ इस आइटम की इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 50 करोड़। 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो थी वो यहाँ वाली थी। ये वो पैसे थे जो इनको कमा के देने थे, ये वो पैसे थे जिनको कमा कर देने थे, जो कि यहाँ मौजूद थे। तो ये बारिश हुई और ये पानी जो है इसके अंदर आ गया, तो जब अंदर आया तो जितना आइटम था इसके अंदर पड़ा हुआ वो सब का सब खराब हो गया। सही है, तो उसके बाद 1 महीने के बाद जिसका ओनर था इस मॉल का, उसने खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। मैं लीगल टर्म्स बता रहा हूँ आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका जो ओनर था उसने बाकायदा वीडियो जो है शेयर की थी, कमिटेड सुसाइड। सही है, तो उसने सुसाइड कर ली थी ओनर ने। उसने कहा था मैं इतना पैसा जो है नहीं दे पाऊंगा, और लोगों का पैसा है ये वापस करना है, और मैं इसको चला नहीं पाया, तो सुसाइड कर लेता है। अब आप कहेंगे सर इस टर्मिनोलॉजी का हमारे कोर्स का मतलब क्या है। सही, तो अब आपके पास क्या है, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, ये चीज डायरेक्ट जो हिट कर रही है। ठीक है बेटा, यानी कि ये बंदा आपको पैसा नहीं दे पा रहा है इसका, ठीक है, वो नहीं दे पा रहा, तो इसकी लॉजिक्स होती है, इसको देने की भी लॉजिक्स होती है। अगर आपने इसको रिकवर करवाना है तो अब ये ओनर जो है ये इससे बेहतर कि सुसाइड करता। सुसाइड करने से बेहतर ये था कि ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लिखता, गवर्नमेंट को लिखता, उसके अंदर ये कहता कि भाई मेरा जो है इस वजह से लॉस हो गया रिटेन, और मुझे जो है वो राइट ऑफ दिया जाए। इसमें जो टर्म जो है उसको हम कहते हैं, उस टर्म का नाम है राइट ऑफ। राइट ऑफ दिया जाए। सही, तो राइट ऑफ जो है दिया जाए, उसमें लिखेगा, उसके अंदर तमाम चीजें आपके पास देगा। सही, और इससे दूसरी बड़ी गलती क्या हुई, तो पहला ये काम नहीं करता, जो दूसरा ये काम करता वो ये करता कि इसकी इंश्योरेंस करवा लेता। इसकी इंश्योरेंस करवा लेता, यानी कोई चीज़ खराब हो जाती तो वो इंश्योरेंस से इसका पैसा निकल आता। बात समझ में आ गई।
बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। समझ में आई? इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर होती क्या है? तो एक बंदा 2 करोड़ का सामान डाल रहा है, दूसरा जो है 5 करोड़ का सामान डाल रहा है, तो तीसरा जो है डिफरेंट कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है इस मॉल के अंदर ताकि उनकी चीजें बिकें। सही है। तो अब ये कि उस कंपनी के पास भी जो होती है इंश्योरेंस होती है, वो इंश्योरेंस वो जो कंपनी को लॉस नहीं होगा, इनके जिन्होंने 50 करोड़ का सामान इसमें रखवाया हुआ है वो हर कंपनी अपना पैसा जो है निकाल लेगी। तो ये वो अपना पैसा उनका कहीं नहीं डूबा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो बीइंग अ लॉयर जो है अगर आप किसी से बात करेंगे ना तो आप कहेंगे 50 करोड़ का आपको डूबा है, वो कहेंगे 50 करोड़ नहीं डूबा है, ये भी पैसा आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस के थ्रू, इसका ही पैसा मिल जाएगा। वो बता देगा कि मेरा इतना पैसा यहाँ मैंने डाला था, अपने कागजात रखेगा, स्टेटमेंट बताएगा और ये तमाम चीजें करवा के ये सबको पैसा मिल जाएगा। जो बंदा अपनी जान से गया वही बंदा जान से गया। सही? क्यों जान से गया? इसका नया बिजनेस था, उसको ये बिजनेस चलाना नहीं आएगा। जो 50 करोड़ का जो सामान जिन्होंने रखवाया था उनको लॉस नहीं हुआ है, तो उनको पैसा जो है बैंक से इंश्योरेंस से मिल गया। मगर इस बंदे को जो है वो राइट वाले इंश्योरेंस में उसको पैसा नहीं मिला। दूसरी बात ये कि ये आपके एनडीएमए के लिए हेल्प को लिखता और चीज़ों को हेल्प की लिखता, मीडिया वालों को लेके जाता और तमाम चीज़ें करवाता है उसके अंदर, तो उसको बहुत चांसेस थे कि ये चीज़ों को रिकवर कर पाता। मगर इस बंदे को लोगों ने जो है इतना बौखलाया, इतना डराया उसको, इतना उसको पागल बना दिया उसे, उसके बाद ऑप्शन था ही नहीं कोई कि वो सुसाइड करता। और ये बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अगर आप कोई लॉयर हैं, आपको चीज़ों का पता है कि ऐसी चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं, तो ये कि ये हो जाती हैं। किसान होते हैं ऐसे, तो किसान को खुदकुशी कर लें। तो किसान जो होते हैं उनके पास क्या हुआ कि बारिश हो गई, फसल तबाह हो गई, आग लग गई, डीजल आ गया, तो उनको राइट ऑफ का ऑप्शन मौजूद होता है, अवेलेबल होता है, तो उनको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उनका काम कर देती है। तो यहाँ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, अगर ये करना चाहता तो बंदा, मगर उसको वही वाली बात है कि जो आपके दोस्त नुमा दुश्मन आपको हमेशा डालता है। ठीक है, तो जब मैंने केस पढ़ा था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा सोल्यूशन था मगर किसी ने इसको गाइड नहीं किया और ये बंदे ने अपनी जान दे के जो है समझा कि ये चीज़ें सॉल्व हो गई। ये जिंदा होता तो ये चीज़ें इसकी ज़्यादा आराम से सॉल्व होती। मरने के बाद तो आपकी बीवी बच्चों को परेशान करेंगे लोग, कहेंगे यार लाओ पैसा दो, ये तो हालांकि इनको पैसा मिल चुका है। इन लोगों को जो है पैसा जो है वो उनको मिल गया है, इनको इनका तो इंश्योरेंस का पैसा कहीं जाएगा थोड़ी कोई, ठीक है, इनको मिल जाएगा। मगर जो जान से गया अपने, तो वो जान से चला गया। बात समझ में आ रही है? इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर क्या होता है, ये केस समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि इस केस में आपने केसेस को पढ़ना कैसे, उसको चलाना कैसे, जी जी सर। समझ में आ रहा है ना? ये तो Yes, नहीं sir. कि मैं कुछ और बात कर रहा हूँ आप कुछ और समझ रहे हैं। ठीक है, नो बस। सर, बिल्कुल वो क्लेम कर सकता था। तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको फैमिली परेशान है। बिल्कुल सर। Right of resale, owner of good has passed to the buyer before. Seller cannot resell the good in case of agreement to sell as ratio of the good is still. The seller can resell the good. देखिए इसके अंदर राइट ऑफ रीसेल में सबसे बड़ा मसला ही होता है, इसमें दो चीजें काउंट करती हैं। डिमांड इज इक्वल सप्लाई। होता क्या है कि डिमांड इंक्रीज करती है और सप्लाई डिक्रीज करती है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है हमारे पास, तो प्राइस हाई हो जाता है। ठीक है बेटा, जब प्राइस हाई हो जाते हैं तो रीसेल प्राइस भी हाई हो जाती है। बेटा बस 15 मिनट में ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट में ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिमांड जो है बढ़ गई हमारी और हमारे पास सप्लाई भी बढ़ गई, हमारे पास प्राइस भी हाई हो गई, रीसेल प्राइस भी हाई हो गई हमारे पास, ये तमाम चीज़ों तीनों ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हो गई, तो रीसेल भी आपके बढ़ गई। ये सबसे बड़े मसले जो हैं वो यही हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाँ, अच्छा, ये हमारे पास जो ऑफिस शर्ट्स होती हैं,
और हमारे पास जो गर्ल्स हमारे पास सूट्स होते हैं, वो आपके पास, अच्छा ऑफिस शर्ट गर्ल्स सूट हमारे पास जो मलेशिया में होते हैं हमारे पास, वो होते हैं कितने, 2 रिंगिट के, 2 रिंगिट के जो सूट होते हैं। सही, अब 2 रिंगिट, अगर हमारे पास 1 रिंगिट फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए का है, तो मल्टीप्लाई बाय आप उसको 30 कर दें, तो जवाब आएगा 60 रुपए का। आप पाकिस्तान में आपको सूट 60 रुपए का मिलेगा जी। पाकिस्तान में आपको कोई टी शर्ट के माने जो नॉर्मल कॉटन की शर्ट होती है, अच्छी सिली हुई बेहतरीन, गर्ल्स की और बॉयज की अच्छी शर्ट सिली हुई बेहतरीन, आपको 2 रिंगिट की मिलेगी कहीं पाकिस्तान में, 60 रुपए की मिलेगी। नई की बात करो, पुरानी की बात करो? नहीं सर। हाँ, अच्छी तरह से आप घूम लें। इस तरह से स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स जो हैं आपको 2 रिंगिट के मिल जाते हैं, आपको कोई मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आप जब ये चीज़ मलेशिया से इम्पोर्ट करते हैं, तो मैं तो खुद गया हूँ चाहे चाइना टाउन के अंदर, तो आपको आराम से 2 रिंगिट में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अब वो मल्टीप्लाई करें 2 रिंगिट को आप, तो आप अंदाज़ा हो जाएगा आपके पास 60 रुपए के अंदर। मैं खुद लाया हूँ पूरा सूटकेस भर के, 2 रिंगिट में आपके पास बहुत सारी चीज़ें। 2 रिंगिट में विमेन सूट हो गया, बच्चों के कपड़े हो गए, अपने शर्ट्स हो गए, 2 रिंगिट्स, नॉट मोर देन। तो आप, अगर आपके पास 50-100 रिंगिट ही मौजूद है ना, तो आपका 40 किलो का बैग हो जाएगा, ये समझ लीजिए, जब अंदाजा लगा रहे हैं। अब वो जब आप पाकिस्तान में लाके सेल करेंगे तो 60 रुपए का तो बेचेंगे नहीं आप, कम से कम भी 500 रुपए का बेचेंगे। तो राइट ऑफ रीसेल कितने के पड़े, प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 500 माइनस 60। यही आइटम जो है पठान ले आकर इसको सेल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं आपको डिफरेंट प्राइस मिल रहे होते हैं, इसी से डिफरेंट मिल रहे हैं। वो पठान जो भेज रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं इसके लिए खरीदी नहीं है, तो आपके पास जो एक इससे सस्ता आपको बताया प्रोडक्ट आप मिल सकता है कहीं पे? सही, तो आपको इससे सस्ता प्रोडक्ट 60 रुपए सस्ता तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही, तो वो आपको अगर वो 500 का 400 में भी दे रहा है, 300 में भी दे रहा है, लेकिन उसे प्रॉफिट है, तो उसमें लॉस नहीं है। ठीक है, तो ये समझने की बस जरूरत है इसमें। So this is an exhaustive contract agreements to sell and executor contract. Define contract of sale, explain right of unpaid seller. Who is unpaid seller? What are the rights of unpaid seller against goods and buyers? The contract, according to the Sale of Good Act, a contract whereby seller transfer or agree to transfer of ownership in a good to the buyer. For a right. In other words, the contract of sale is the contract to transfer the ownership of goods from seller to buyer. उसके बाद the contract of sale includes both sales and agreement to sell. अच्छा भाई, इसमें क्या है? Contract of sale, contract whereby seller transfer or agree to transfer property ownership of the goods to the buyer for a price. यानी बेसिक रेंज में चीजें सामान बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कहते हैं सेल्स ऑफ गुड। तो ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप हमें इस पैसे के हिसाब से हमें चीजें बेचेंगे, ठीक है, आप हमें इस चीजों के हिसाब से हमें पैसे बेचेंगे। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? गॉट द आइडिया? यस सर। है ना, यानी कि आपको इस कानून के हिसाब से चीजें बेचनी है, के अंदर जो है आपको सर्विसेज जो है आपको जो देनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है बकायदा, आपका एनटीएन नंबर, तमाम कंपनी का नेम, हर चीज उसके अंदर आती है। तो बहुत ज्यादा घपले हैं इसमें, तो वही वाली बात के बाद में किसी बार रखेंगे इसको, बहुत सारे घपले होते हैं इसमें। Where the property input has been positive for the seller to the buyer, it's a sale. आप 5 लाख उसका पे फुल अमाउंट, इट इज अ सेल। आपने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए दे के, ये सेल हो गई। Agreement to sell where the passing of property in the goods take place at a future date is called agreement to sell. उसके बाद है agrees to purchase B stock or 5 lakh rupees, the transfer of will take place after 1 month.
is an agreement to sell. ये after 1 month दादा हो रहा है आपको? आपको आइडिया हो रहा है इस लफ्ज़ का? वही वाली बात है। इसके अंदर होता क्या है कि सारे मसाइल होते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को ले रहे हैं बीच में, सेल पर्सन बीच में डाल रहे हैं, वो बंदा क्या करेगा, इसमें से अच्छे पार्ट्स निकाल कर खराब वाले पार्ट्स डाल के और फिर पैसे बनाएगा वो। तो अगर आप डायरेक्ट बाय कर रहे हैं तो ऐसा अच्छा मैकेनिक ले जाएं, और अच्छा मैकेनिक लेने के बाद कुछ पेमेंट रोक लें, कुछ पेमेंट रोक 1 लाख रुपए रोक लें, 5 लाख दे दें, 1 लाख रुपए रोक लें, फिर हम उसको फुल टेस्ट करने का पैसे चाहिए, उसको रोक लें, वरना ये आप फंस जाएंगे। सर वो गाड़ी के जेन्युइन पार्ट्स निकाल के ना वो लोकल पार्ट्स में डाल देता है। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। Unpaid seller when a whole of the price has not been paid or the tendered when a bill of change transfer which has been received as a condition payment and the same has been dishonored. अच्छा, dishonored पे तो जेल है। सही है, dishonored पे जेल है। मैं आपको बार बार बता दूं कि अगर चेक आपका डिसऑनर्ड हो रहा है तो आप ऐसा काम कभी ना करें। डिसऑनर्ड पे जेल है। अगर आपने उसके चेक के पीछे आपने श्योरिटी लिखा हुआ है, श्योरिटी लिखा हुआ है आपने, अब कुछ नहीं होगा। और अगर आपने नहीं लिखी भी श्योरिटी, इसका मतलब ये कि पुलिस आएगी, घर से उठा के ले जाएगी आपको। ठीक है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, चेक के थ्रू जो काम ना करें। राइट ऑफ डील, राइट ऑफ स्टॉप योर गुड इन ट्रांसलेट, राइट ऑफ रीसेल, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर, अच्छा ये सूट वो वाला सूट नहीं है, ये लॉ सूट है। लॉ सूट के माने वो कई फाइल्स होती हैं, वो मिला के आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये वो लॉ सूट की बात हो रही है। सूट जो है ना, वो वाला सूट, पहनने वाला सूट नहीं है, ये सूट है। ये जो है आपके पास जो केस फाइल करना होता है तो सूट कहते हैं। ये अलग, ये वो चीज है, ये लॉ का सूट है, ये कपड़े नहीं है। राइट अगेन, राइट्स अगेंस्ट द गुड एंड फिर सेलर द फॉलोइंग राइट अगेंस्ट द गुड, राइट ऑफ क्लीनिंग विद द गुड हैज बीन सोल्ड विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे के सारे वही केस हैं, तमाम की तमाम चीजें। अच्छा, अगर आपने किसी ने पैसे दिए आपको, उसमें से आपको 5,000 के 540 निकला है, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, ये सबसे बड़ा केस। और जब आप जो है पेमेंट दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो अपने साथ वो लाइट वगैरह जो है उसको चेक करके ले लें कि पेमेंट सही दी है या नहीं सही दी। ठीक है, स्टॉपेज कर सकते हैं, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आप उनका काम रोक दें, आप सप्लाई दें ना हो, कर सकते हैं। सारे वही सर जब पॉइंट्स तक हैं। पेमेंट नहीं मिलेगी हम वो जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी हम सप्लाई आगे नहीं करेंगे। भाई आप कहेंगे कि देखें, आप जो हम आपको सप्लाई दे रहे हैं, आपको आप हमारे नाम पे जो है पेमेंट हमें इतनी दें, 50% पेमेंट दें, और उसके बाद जब आप पेमेंट अपनी प्रोवाइड करें, यानी कि जब हम सामान हमें आपको सामान बना के देना है, तो सामान जब हम बना कर दें आपको, जिस दिन हम आपको डिलीवरी दें उसी दिन हमें चेक दें। ये समझ में आई? आज है डेट 26, आज आप मुझे एक चेक दे रहे हैं 50% का, सही है, मैं आपको स्लिप दे दूंगा, उसकी पक्की स्लिप दूंगा। फिर आपको जब मैं सामान आपको मैं ट्रक पे पहुंचा दूँ, सही है, आपके ट्रक एक्टिवेट, तो आप उसी वक्त जो है वो दूसरा चेक मुझे काट के दे दें। ठीक है, या आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें पैसा। ठीक है, वरना आप कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रीयर मांगते हैं, मगर प्रीयर वो कभी भी नहीं देंगे, कहेंगे कि पहले सामान दो, उसके बाद जो है हम आपको चीज देंगे आपको। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बड़ा सही। ये आपकी म्यूचुअल एग्रीमेंट में बेस कर रहा होता है। ठीक है, मैं अटेंडेंस ओपन करता हूँ, अटेंडेंस आप लगा लीजिए। ठीक है, चीजें करते हैं। कोई सवाल ऐसा? आज मैंने आपका बहुत टाइम लिया है, मगर चीजें आपकी समझ में आई हैं, कानूनी चीजें समझ में आई हैं? यस सर। जी जी सर। है ना, तो हमने गोल्ड का स्टडी किया, दराज का स्टडी किया, फार्मास्यूटिकल का स्टडी किया, सही है, आपके पास पेमेंट का स्टडी किया, सप्लायर का स्टडी किया, इंस्टॉलमेंट का स्टडी किया, मॉल का स्टडी किया। सही, तो हमने काफ़ी सारे रियल टाइम केसेस से जो हमने स्टडी किया, और जिससे आपको समझ में आया, कानून समझ में आया कि कानून कौन सी कब लगानी है आपको, और किस पे क्या फैसला होता है। ऐसे ही है? बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसे ही है ना।
तो इसको फिर हम अभी क्लास को ऑफ करते हैं, अटेंडेंस ओपन करता हूँ, फिर अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। और फिर मैं आज कोशिश करता हूँ मैक्सिमम बाय सारी अटेंडेंस में लगा देता हूँ आप लोगों की, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क की हुई है उनकी लगेंगी। ठीक है बेटा, बाकियों को भी कहते हैं कि बाकी ने अटेंडेंस नहीं लगाई है वो मार्क कर दें, ये ना हो कि फिर बाद में मुझे मसला होगा। फिर अटेंडेंस जो उनकी छूट गई है वो लगा दें उसके अंदर, ताकि मैं काम कर दूँ। ठीक है मेरा बच्चा, चलो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।